Hello guys, how are you all? First of all, Yes. welcome to all in my channel that is Shakuntala Garg Classes. So, आ गए सब? हेलो अजय, हाय नितिन, हेलो कामिनी, हाय सृष्टि. सो गाइज, हाउ आर यू ऑल? रेडी हो सब? जल्दी से हम हमारे एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं. अगर आप अभी भी किसी को, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो तो आप जो है अभी शेयर कर सकते हो लिंक, फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे. क्या आप सब यही हैं? जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए. मैसेज यहाँ से देख लेता हूँ. हे गाइस, वेयर आर यू? नितिन, सृष्टि, कामिनी, अजय. करें स्टार्ट हम हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम हमारे इनकम टैक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं. जल्दी से मुझे प्लीज मैसेज करके बता दीजिए लाइव सेक्शन में कि आप सब यहाँ पर है. करें स्टार्ट. जैसे कि पता है अभी हम टैक्स स्टार्ट करेंगे, सो टैक्स के लिए पूरा जोश होना चाहिए ना. टैक्स करने वाले हैं हम आज. तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम? इनमें से कौन सा जो है वो आपके टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता? रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी. सो चलिए गाइस, जल्दी से इसका आंसर कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. ओके, सो हाय सारिका, हाय अमरदीप, हेलो आफ्ताब, हाय श्वेता. ओके, नितिन बोल रहे हैं ऑप्शन ए, सारिका बोल रही है ऑप्शन ए, संदीप ऑप्शन बी, एंड कामिनी भी बोल रही है ऑप्शन ए. सो देखते हैं किसका सही जाने वाला है. श्वेता भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं. सो सबने आंसर कर दिया? गाइस प्लीज जो भी वीडियो देख रहे हैं सब पार्टिसिपेट करिए. अब सब अपना अपना आंसर बताइए, तभी मजा आएगा ना क्लास में, जब सारे आंसर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. ओके, तो अजय दुबे बोल रहे हैं ऑप्शन ए, अमरदीप गर्ग ऑप्शन ए. यस सारिका, बच्चे जितने मेरे ग्रुप में आते हैं उतने नहीं आए हैं यहाँ पर. मे भी हो सकता है उन्हें नहीं पता लगा. कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे सब. थैंक यू सो मच. सो देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. चलो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि रीइंबर्समेंट होता क्या है. कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा. तो ये होता क्या है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस? यस संदीप, यूट्यूब पर करवाएंगे. अब हम यूट्यूब पर क्लासेस होगी.
हमें भी श्वेता हो सकता है ये टाइम जो मैंने अभी रखा क्लास का, हो सकता है सब सो रहे हो। सो बताइए, अभी मैंने पूछा आप लोगों से कि रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इसका क्या मतलब होता है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग कि टैक्स के अगर हम न्यूमेरिकल ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको हर एक चीज़ को समझ के करना, क्योंकि अगर आप ये सोचो ना कि आपको ये है कि मैम बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराओ और अगर आप लोगों को उनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए प्लीज़ हर एक चीज़ को समझ के करना। मैं एक एक चीज़ यहाँ बताऊँगी आप लोगों को। ओके अजय, मे भी हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो। सो चलो मैं बताती हूँ कि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है। देखो गाइस, मान लो आज मैंने क्या किया कि किसी को कुछ भी खर्चे के लिए मैंने पैसे दे दिए, ठीक है। सपोज आपने या किसी एक पर्सन ने मुझसे पैसा मांगा और मैंने उसको जो है 100 रुपीज़ दे दिए। अब कल को अगर वो पर्सन मुझे वापस मेरे पैसे देता है, जो एक्सपेंस मैंने किया अगर वो मुझे रिटर्न करके देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। मतलब जो मैंने पैसा दिया था वही उसने क्या कर दिया, वो उसने मुझे वापस कर दिया। तो बताओ क्या फिर ये एक इनकम होगी आपकी। मतलब आपने उसको, चलो ठीक है उसको पैसे की ज़रूरत थी, कहीं पर पे करना था, कोई एक्सपेंस था, आपने पे कर दिया, बट इट इज़ नॉट योर इनकम। ये तो आपने ही तो दिया और आपको ही वापस मिल गया, तो ये कोई आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। हाय अंजलि, यस राइट संदीप, जो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं उसको बोलते हैं आपका रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट जो आपका सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं वो क्या है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। अगर आपको इलीगल एक्टिविटी से इनकम हो रही है, इलीगल एक्टिविटी गाइस क्या होती है, कितनी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। स्मगलिंग कर रहे हो, कहीं पर चोरी कर रहे हो, कोई भी क्या कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, लॉटरी हो गया, ये सब आपकी क्या होती है, ये सब आपकी इलीगल एक्टिविटी होती है। लेकिन आपके इनकम टैक्स वाले पता है क्या कहते हैं, भाई तुम जो मर्जी करो, तुम्हें स्मगलिंग करना है तुम करो, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, वो आप लोगों के साथ डील करेंगे कि आपको क्या पेनल्टी देनी है, क्या करना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इनकम से पैसा चाहिए, तुम्हारी इनकम पे टैक्स चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं कि आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, वो आपकी टैक्सेबल रहेगी ही रहेगी। क्लियर। हाय पूजा, हाउ आर यू। डोंट वरी, वो भी आ जाएगी अंजलि। तो बताइए ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट गाइस क्या कहता है कि कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। अगर किसी नॉन रिलेटिव से अगर आपको कैश मिल जाता है तो वो भी आपकी क्या होगी, ऑब्वियसली वो आपकी इनकम का पार्ट होगी, ठीक है। और लास्ट आपको क्या हुआ, अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है कोई भी शेयर्स को सेल करने से, तो वो आपके क्या होंगे, आपकी इनकम में इंक्लूड होंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक गाइस इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज इसका आंसर बहुत अच्छे से करना। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डिटेल में करवाऊंगी मैं ये क्वेश्चन आपको। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर, आपके जो अकाउंटिंग के जो मेथड होते हैं ना वो किसके लिए रेलिवेंट नहीं होते, आपके सैलरी हेड के लिए, आपके कैपिटल गेन के लिए, आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पूजा ये अभी सेकंड क्वेश्चन ही है डियर, डोंट वरी, आप टाइम पर हो। ओके तो सब, सारिका बोल रही है डी, नितिन भी डी बोल रहे हैं, संदीप भी डी बोल रहे हैं, श्वेता भी डी बोल रही है, कामिनी भी डी बोल रही है।
वेरी गुड। आफ्ताब भी डी बोल रहे हैं। ओके, अजय दुबे भी डी बोल रहे हैं। कोई और रह गया या सबका आंसर आ चुका? यस यस नितिन, मैंने देख लिया कि आप भी डी बोल रहे हो। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव डी। आप सबका आंसर सही है। मेरी क्लास में सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो गए हैं। सो देखिए अब ये आया क्यों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ जो अकाउंटिंग है वो कौन कौन से है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो है 5 हेड है हमारे, 5 हेड में से किस किस हेड पे जो है ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट होते हैं और कहाँ पर नहीं होते। सो देखिए, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ध्यान से इसको बस सुनते जाइए, समझते जाइए। देखो, अकाउंटिंग के नॉर्मली क्या है, 2 मेथड होते हैं, 2 मेन मेथड होते हैं अकाउंटिंग के, जो कि क्या है, कैश सिस्टम या फिर आपका मर्केंटाइल सिस्टम। आपने किए ना अकाउंटिंग में। कैश सिस्टम क्या होता है कि जब आप ओनली कैश के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, एंड मर्केंटाइल में क्या होता है कि एक्रूअल बेसिस को लिया जाता है, कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में हुई है या फिर क्रेडिट में हुई है। वहाँ पर क्या देखेंगे, जिस टाइम आपकी ट्रांजेक्शन हो गई उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इतना समझ में आया अकाउंटिंग के मेथड्स आपको? ओके, सो अब देखिए कि जो ये मर्केंटाइल सिस्टम, इसको मैंने बोला कि इसको क्या बोलते हैं, आपका अक्रूवल सिस्टम भी बोलते हैं, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिवेन्यू एंड एक्सपेंस को आपका अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हम इनकम टैक्स के अंदर अकाउंटिंग को लेकर आते हैं तब क्या होगा। देखो, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो जो आपके मेथड है ना अकाउंटिंग के, वो फॉलो किए जाएंगे एसएससी के द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट होंगे आपके पीजीपीपी हेड में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपका जो 5 हेड है, उन 5 में से जो आपका पीजीपीपी हेड है और जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड है, इन दोनों के अंदर जो आपके अकाउंटिंग के मेथड होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, लेकिन जो आपके बाकी के जो हेड हुए, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, यहाँ पर आपकी जो अकाउंटिंग की जो मेथड है उनका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, पूछोगे ना सब कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो अब मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं होता। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ध्यान से समझना। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका सैलरी से रिलेटेड। अब देखिए, मिस्टर सुनील है, वो मान लीजिए वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है। ठीक है, वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती है वैसे वैसे वो अपनी बुक को क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। अब अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है अपनी सैलरी इनकम को अपने बुक ऑफ अकाउंट में अक्रूवल बेसिस पर, तो वो क्या करेगा, वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में आपने क्या ऑब्जर्व करना है। देखो, सैलरी जो है वो कब टैक्सेबल होती है, सैलरी के ऊपर क्या रूल लगता है कि इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये चीज़, सैलरी के ऊपर। हाय सृष्टि, वेलकम इन माय क्लास। देखिए, सैलरी के ऊपर आपका जो टैक्स चार्ज होगा वो किस बेस पर होता है, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। फिर चाहे आपकी वो सैलरी ड्यू हो चुकी है या आपको मिल चुकी है, इनमें से जो भी पहले होगा उस डेट के अकॉर्डिंग आपका सैलरी पर टैक्स चार्ज होगा। तो अगर यही बात यहाँ पर लिख दी तो बताओ अब यहाँ पर अकाउंटिंग के मेथड का क्या रेलेवेंस रह गया, कोई रेलेवेंस बचा? नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो टैक्स चार्ज होगा वो तो आपका ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पर होगा। तो इसीलिए सैलरी के अंदर जो है वो आपके अकाउंटिंग जो सिस्टम है उनकी कोई भी रेलेवेंस नहीं होती। इतना समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? यस, अंजलि डी।
इट्स ओके सृष्टि, मे बी नेटवर्क को इशू होगा आपका। अब आगे देखिए गाइस, सैलरी का मैंने आपको बताया। अब आता है आपका पीजीबीपी। मैंने क्या बोला था, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स, इन दोनों में आपका अकाउंटिंग मेथड की रेलेवेंसी होती है। तो अब यहाँ एग्जांपल देखिए, मिस्टर मितुल जो है वो क्या करते हैं, एक शॉप चला रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो उनकी इनकम चार्जेबल होगी टैक्स के अंदर, वो उनकी पीजीबीपी हेड में होगी। तो वो किससे करेंगे, अपने कैश सिस्टम को फॉलो करेंगे। वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होता। अब आपका बिजनेस, आपकी मर्जी कि आप किस मेथड से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, किससे नहीं करते। तो वहाँ पर अगर आप अपने कैश सिस्टम को फॉलो करके आप अगर अपनी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या की जाएगी, वहाँ पर कैश सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होती है, आपकी जो अकाउंटिंग मेथड है उनकी रेलेवेंसी होती है। तो वहाँ पर टैक्स जो चार्ज किया जाएगा आपका, आपकी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिस तरह से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करोगे। क्लियर? हाय श्रानु, वेलकम इन माय क्लास। सो नेक्स्ट देखिए गाइस, थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या बोलता है। अब आते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। जो मिस्टर कपूर है, उन्होंने अगर 3 फ्लैट जो है वो खरीदे, जो कि उन्होंने क्या किए, रेंटेड पर थे। उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया रेगुलर बेसिस पर अपने रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया। तो इस केस के अंदर रेंटल इनकम जो है वो चार्ज की जाएगी टैक्स के अंदर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो रेंटल इनकम है वो कौन से हेड में जाती है, वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाती है। तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो मिस्टर कपूर है वो क्या करते हैं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं अपने रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। जबकि जो पर्पस है इनकम को कैलकुलेट करने का, वो क्या किया जाता है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप एचपी की जब टैक्सेबल इनकम निकालते हो तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हो? क्या जो आपका सेक्शन 22 to 27 जो बोलता है, क्या आप उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी एचपी की इनकम को कैलकुलेट करते हो या नहीं करते? क्लियर? ये इसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जो हमें एक परफॉर्मा दिया जाता है, हम उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारी एचपी की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मेथड जो है अकाउंटेंसी का, उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं रह जाती। समझ में आया सबको? फिर आती है आपकी जो कैपिटल गेन। हमने क्या बोला, कैपिटल गेन में भी आपकी जो मेथड है अकाउंटेंसी का, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चार्जेबल होता है टैक्स के लिए इन द ईयर इन विच द एसेट्स इज ट्रांसफर्ड। जिस टाइम आपने अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया ना, उसी टाइम क्या होगा, आपका कैपिटल गेन चार्जेबल हो जाएगा टैक्स के लिए। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको सेल कंसीडरेशन मिला है या नहीं मिला। सो क्लियर टू एवरीवन? ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये जो अकाउंटिंग है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, वो रेलेवेंट नहीं होता किस किस के लिए, सैलरी के लिए, कैपिटल गेन के लिए और एचपी के लिए। और रेलेवेंट किस किस के लिए होता है, पीजीबीपी के लिए और अदर सोर्स के लिए। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ओके नेक्स्ट। मैंने इसलिए कराया गाइस बिकॉज वो जो क्वेश्चन था वो बहुत एक, आप कह सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कि अगर आप जो भी कर रहे हो एटलीस्ट उसको अच्छे से तो करो। यस, अब आपको याद तो रहेगा एटलीस्ट कि आपके जो अकाउंटिंग के मेथड है वो कहाँ रेलेवेंट नहीं है। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सरचार्ज एट द रेट 12 इज पेबल बाय अ डोमेस्टिक कंपनी इफ द टोटल इनकम एक्सीड। बताइए जल्दी से, सरचार्ज जो है वो 12% वो पेबल किया जाता है एक डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा।
अगर टोटल इनकम एक्सीड कर जाएगी कितने से, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या नन ऑफ द अबव? यस सारिका, दैट्स वाई मैंने यहाँ किया, बिकॉज हम वहाँ पर जब क्वेश्चंस करते थे तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे, क्योंकि मैं कितना आपको एक्सप्लेन करूँगी ग्रुप में। अब यहाँ पर क्या है कि सबके लिए बेनिफिशियल है और मैं थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा पाऊंगी यहाँ पर आप लोगों को। संदीप भी बोल रहे हैं मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू संदीप। श्वेता बोल रही है ऑप्शन सी, सारिका सी, अजय सी, पूजा सी, कामिनी भी सी को बोल रहे हैं, ज्योति बोल रहे हैं 10 करोड़, संदीप कौर सी, अमरदीप गर्ग ऑप्शन सी। ओके गाइस, सो सबका आंसर आ चुका है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वेरी गुड, सबका करेक्ट है। 10 करोड़ जो है, अगर आपकी टोटल इनकम डोमेस्टिक कंपनी की 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो 12% सरचार्ज लगेगा। अब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कुछ एक बच्चों को कि मैम सरचार्ज होता क्या है। देखिए, इनकम टैक्स सरचार्ज क्या है, ये एक एडिशनल चार्ज होता है जो कि आपके इनकम टैक्स पर लगता है। एग्जाम में ये चीज़ याद रखना कि ये जो टैक्स है ये आपके टैक्स पर टैक्स लगने वाले को हम बोलते हैं सरचार्ज। मोस्ट ऑफ यहाँ पर अगर टोटल इनकम लिखी होती है तो हम मतलब स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। इट इज एडेड टैक्स ऑन द टैक्स पेयर हैविंग ए हायर इनकम इन फ्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर जो है वो क्या कर देते हैं, उसकी इनकम अगर इनकम का इनफ्लो हायर हो जाता है तो उस टाइम पर उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। क्यों? देखो, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हमें तो टैक्स लेने से मतलब है, चाहे कुछ मर्जी हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए। अब किसी साल अगर आपकी इनकम, आपने बहुत ज़्यादा ही इनकम कमा ली तो ये थोड़ी है हम आपको छोड़ थोड़ी ना देंगे, हम क्या करेंगे और टैक्स लगा लेंगे। तो इसीलिए क्या है, सरचार्ज जो है वो आपका आया ब्रीफ में। अब देखिए, इसके अंदर मैंने आपको लिमिट्स दी है हर एक इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, और ये जो है देखो, अगर इनकम की लिमिट आपकी 50 लाख से एक्सीड कर जाती है लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, और किस केस में, इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो आपकी सरचार्ज की रेट लगेगी 10%। ठीक है, ओके अजय, आगे देखिए। अगर सेकंड क्या बोलता है, अगर आपकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है, कहने का मतलब क्या है, अगर 50 लाख से ज़्यादा इनकम है किसी आपके पर्सन की डेफिनेशन पता है ना, जिसमें आपके क्या आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये सारे अगर आते हैं, तो अगर उनके 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको 10% जो है वो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज किस पर, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। फिर अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, तो आपका टैक्स लगेगा कितना, 15% सरचार्ज लगेगा। ओके, और वही अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 5 करोड़ से कम रहती है, तब आपका लगता है 25% सरचार्ज। ओके, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी एक्सीड कर जाती है तो उस केस में हाईएस्ट जो सरचार्ज लगता है दैट इज 37%। और गाइज, ये ना जो अभी मैं आपको लिमिट्स बता रही हूँ, ये सब आपकी जो है अभी जो हमारा करंट का चल रहा है 2021, उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है इन फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, नेट के एग्ज़ाम के लिए। यस, सेस भी लगेगा उसके बाद, वो डिफरेंट थिंग। उसके बाद में देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन डोमेस्टिक कंपनी का था ना, डोमेस्टिक कंपनी में अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तब आपका लगेगा 7%। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो लगेगा आपका 12%। एंड फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करें
वहाँ पर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लगेगा 2%, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगी तो लगेगा 5%। और अगर हम फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटीज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो गाइज वहाँ पर आपकी एक ही लिमिट होती है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 12% जो है वो क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने सारी की सारी टेबल यहाँ पर दे दी है, और डोंट वरी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग अपनी रिवीजन कर सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? यस संदीप, इसकी PDF मिलेगी, बिल्कुल मेरे हर एक लेसन की आपको PDF मिलेगी। 12% बता दिया ज्योति, मैंने अभी बताया ना 12% आपको। ये जो अभी डोमेस्टिक कंपनी का और जो आपका फर्म LLP वाला है वहाँ पर 12% ही तो आया है। क्या क्वेश्चन है आपका? कोई बताएगा कि फॉरेन कंपनी पर क्यों कम है सरचार्ज? बताइए गाइस, फॉरेन कंपनी पर सरचार्ज कम क्यों है? मैं बता दूं अजय? संदीप, व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप ऐड नहीं हो क्या? अरे फॉरेन इनकम पर आपको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? ज्योति आपने बताया, आपने क्या बताया? ओके संदीप, चलो मैं आपको ना टेलीग्राम पर आपको वो दे दूंगी, आपको लिंक दे दूंगी मेरे ग्रुप का। ओके, टेलीग्राम पर हो ना आप मुझे वहाँ मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको दे दूंगी। यस अजय, वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इसका आंसर कीजिए। डेटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहित who came to India for the first time on 15 December 2016 for a period of just 200 days। तो बताइए वो रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर एनी ऑफ दीज? चलिए गाइस जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कोई बात नहीं ज्योति, आई नो शो हो गया, अभी आप आंसर कर दीजिए। शुभम ऑप्शन बी, सारिका ऑप्शन ए, ओके। अजय ऑप्शन ए, ओके। पूजा ऑप्शन बी, अमरदीप गर्ग भी ऑप्शन बी, संदीप कौर ऑप्शन ए। पूजा आंसर शो हो गया, बट सबने नहीं देखा ना, तो इसलिए वो चीटिंग नहीं लगेगी सबकी। श्रानु ऑप्शन बी, हाय गोडाप्पा कौडू, वेलकम इन माय क्लास। सॉरी मैं आपका नेम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाई। ओके, ये बोल रहे हैं ऑप्शन सी, आफ्ताब ऑप्शन बी। सो सबने आंसर कर दिया? यस गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि नॉन रेजिडेंट होगा। अब मुझे बता दीजिए कि नॉन रेजिडेंट क्यों होगा। चलो आंसर तो सबने देख लिया था, बट इसका नॉन रेजिडेंट क्यों होगा? देखो, अगर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है मोहित का, किसके लिए? अगर वो इंडिया में आया है फर्स्ट टाइम 15 दिसंबर 2016 को फॉर अ पीरियड ऑफ जस्ट 200 डेज। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है, अगर हम रेजिडेंट की बात करते हैं, उसके लिए आपकी क्या कंडीशंस होती है? उसके लिए आपको 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, राइट? अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अगर इंडिया का रेजिडेंट कब माना जाएगा? जब वो किसी भी जो बेसिक कंडीशन है जो कि आपकी सेक्शन 6 के अंदर मेंशन की गई है
उनमें से अगर कोई एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैंने आपको बोला रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट कब होगा, जब वो रेजिडेंट दो जगह से हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। अब इस क्वेश्चन में गाइज ये देखिए 15 दिसंबर 2016 को वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, ठीक है, 200 डेज के लिए आया। लेकिन आपकी पहली कंडीशन क्या बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहता है तो वो क्या कहलाया जाएगा, उसको हम इंडिया का रेजिडेंट बोलेंगे। पहली कंडीशन आपकी यही बोलती है। तो अब मुझे ये बताओ 15 दिसंबर को वो आया है इंडिया में, 31 मार्च को तो हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है ना, तो क्या उसके 182 डेज कंप्लीट हो रहे हैं इंडिया के अंदर? यस ज्योति। संदीप कौर 182 डेज, राइट। यस यही गलती करते हैं हम सारिका, फर्स्ट टाइम रीड की वजह से ही यहाँ पर क्या है कि वो पहली बार ही तो इंडिया में आया है, जब उसका 182 डेज बन ही नहीं रहा तो आप कैसे उसको बोल दोगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट होगा? रेजिडेंट का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आता। यस राइट पूजा। अब आ गया समझ में सबको? थोड़ा सा मैं यहाँ डिटेल दे देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोलता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। एक इंडिविजुअल जो है अगर इंडिया के अंदर रहता है 182 डेज या उससे ज़्यादा इन द टैक्सेबल ईयर के अंदर अगर वो रहता है तो वो रेजिडेंट होगा, अगर वो नहीं रहता तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉट रेजिडेंट हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर अब जो रेजिडेंट की जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्या बोलती है आगे कि स्टेड इन इंडिया फॉर, ओके अब सबको क्लियर हो गया? कामिनी भी बोल रही है क्लियर हो गया मैम। ओके सो आई थिंक आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का वैसे पता ही है कि अगर रेजिडेंट बनना है तो आपको बेसिक में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर आपको एक कंडीशन आपने फुलफिल कर दी, उसके बाद में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 जो है वो आपको क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन के बारे में बताता है, जिसके अंदर आपको 2 कंडीशन दी जाती है। अगर आप दोनों फुलफिल करते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे, और अगर आप दोनों में से कोई एक फुलफिल करते हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। क्लियर? अब आप अगर चाहो कि उनको भी डिटेल में कराऊं तो मैं करवा देती हूँ, अदरवाइज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस संदीप, टैक्सेबल ईयर को कंसीडर करोगे आप 182 के लिए। थैंक यू ज्योति। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले या इसकी डिटेल चाहते हो? सो देखिए यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, उसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बैंकिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर, या एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो बताइए इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन जो ए है वो कहता है बोथ 1 एंड 2, या फिर ओनली 2, या ओनली 1, या नाइदर 1 नॉर 2। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ये भी याद रखना कि ये जो सेक्शन है ये आपका किसके साथ डील करता है? ये आपका इनकम के साथ डील करता है। कामिनी बोल रही है ओनली 1।
शानू बोल रहे हैं ए, पूजा वाजपेयी कह रही है बोथ। बाकी सब भी जल्दी से आंसर कीजिए गाइस। बाकी सब कहाँ गए क्लास से? नितिन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। गाइस अगर आप लोग क्लास सुन रहे हो, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि क्लास में एक्टिव तो सब है, बट चैट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। संदीप बोल रहे हैं नो आइडिया। सारिका भी नहीं पता मैम। ओके कोई बात नहीं, अब पता लगेगा सबको। अजय दुबे ऑप्शन ए। आफ्ताब बोल रहे हैं बोथ। ओके श्वेता भी कह रही है डोंट नो मैम। तो चलिए इसका आंसर बता दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ 1 एंड 2। ये दोनों ही आपकी इनकम की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब इनकम की डेफिनेशन में आपको क्या बोलती है इनकम की डेफिनेशन, कि आपको कहीं से भी इनकम अगर रिसीव हो रही है तो वो आप अपने इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग गाइस, सेक्शन 2 आपका हमेशा किसके साथ डील करेगा? आपके डेफिनेशन के साथ डील करेगा। अगर कहीं पर भी आपको सेक्शन 2 दिखता है किसी भी एक्ट में, तो वो क्या होता है? आपका डेफिनेशन का होता है। और सेक्शन 2 के साथ हमेशा क्लोज यूज करते हैं। आई थिंक मैंने भी सब सेक्शन बोला था, बट क्या होगा कि सेक्शन 2 क्लोज 24 जो है वो आप बोलोगे कि वो आपका इनकम के साथ डील करता है। और ये क्या बोलता है? अब देखिए, इनकम के अंदर आपके सारी इनकम आएगी। पहली तो आपके 5 हेड है, पांचों हेड की जो आपके इनकम है वो यहाँ पर इंक्लूड होगी। क्लियर? लाइक पीजीबीपी की इनकम है, आपकी अदर सोर्स की जो इनकम होती है, अदर सोर्स में आपकी डिविडेंड की इनकम है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर चैरिटेबल से मिला है, इस तरह के आपके बहुत सारी जो इनकम है वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। कहने का मतलब आपको क्या याद रखना है, और सबसे मेन थिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो इनकम है वो सब आपकी इनकम की डेफिनेशन में आएगी ही आएगी। यहाँ देखिए 8th पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अगर बैंकिंग के किसी भी बिजनेस से आपको प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है जो कि कैरी किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा उसके मेंबर के साथ, तो ऑब्वियसली पीजीबीपी की जो इनकम होती है उसमें भी तो क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, आपने इनकम अर्न की है, तो वो आपकी क्या है? इनकम ही तो है, तो वो आपके इनकम के सेक्शन में आएगी। सही? क्लियर? यस राइट, डेफिनेशन के साथ आपका हमेशा क्लोज होगा। आ जाएंगे पूजा, सब कई गायब नहीं हुए क्योंकि मुझे जो एक्टिव चैट में सब दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो ये गाइस मैंने यहाँ पर आपकी डिटेल में इनकम के अंदर कौन कौन सी आपकी जो इंक्लूड होती है वो सब मैंने यहाँ पर आपको शो किए हैं। आप यहाँ से जो है कर सकते हो। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट पर। अजय आज ही हमने टेक्स्ट का शुरू किया है, कल हमने मार्केटिंग के किए थे क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम 10 और 12 हो गए थे हमारे मार्केटिंग के। बट एज यू नो टेक्स्ट थोड़ा सा डीप है, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या है, मे बी कम क्वेश्चंस हो। ठीक है, कल से हम थोड़ा सा ज़्यादा का टारगेट रख लेंगे। तो अब ये बताइए, इनकम इंक्लूड्स, इनकम में क्या होगा? अभी मैंने जस्ट बताया है आपको, प्रॉफिट एंड गेन आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा, या ऑल ऑफ द अबव। और वन मोर थिंग गाइस, जो क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे मैम टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चन चाहिए इनकम टैक्स के, तो ये सारे आपके टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। एज यू नो मैंने ग्रुप में भी स्टार्ट कराए, पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, राइट? बेसिक क्वेश्चंस के बाद में अब ये बेसिक ही चल रहे हैं, उसके बाद में फिर आपके हेड्स के क्वेश्चंस आएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देन उसके बाद में हम ऐसे ऐसे करके जो है फिर टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस।
ओके, सो सारिका बोल रही है ऑप्शन डी, कामिनी भी डी। डी 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 डी। आवाज नहीं आ रही अजय? ओके, सबका यस। आफ्ताब बोल रहे इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब डी के साथ जा रहे हैं। अब मेजॉरिटी अगर डी के साथ जाएगी तो अब हम कैसे रोक सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज मैंने अभी अभी आपको इनकम की डेफिनेशन बताई, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था कि इनकम में आपकी हर तरह की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। सो आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लड्डू क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से हमारे, कि इनकम इज डिवाइडेड इन डैश हेड्स ऑफ इनकम। यस पूजा, टाइम हमारे एमसीक्यूज का यही रहने वाला है। यस आफ्ताब, डोंट वरी, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी, जितने भी एमसीक्यूज होते रहेंगे साथ साथ आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। अभी मैंने मार्केटिंग की भी पीडीएफ देनी है आपको। संदीप बोल रहे हैं ऑप्शन सी। यस ज्योति, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। अजय दुबे बोल रही हैं सी, श्वेता सी, सारिका सी, कामिनी भी सी के साथ जा रही है। ये देखो यहाँ पर सारे हेड के नाम भी बता दिए। सो ये जो लड्डू क्वेश्चंस है इन पर तो टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इनको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, जिसके 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं सबको पता ही है, सैलरी, पीजीबीपी, एचपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांचों के पांचों हेड ऐसे हैं जो कि आपका जो टैक्स है ना, टैक्स में मेन आपके ये 5 हेड है। ये 5 हेड्स के बाद में फिर आपका जो है थोड़ा एडवांस शुरू होता है आपका टैक्स का वर्जन। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम में कौन कौन से इनकम को इंक्लूड किया जाता है? कौन सी इनकम मानोगे? शानू पूछ रहे हैं मैम ल्यू का मतलब क्या होता है? तो देखिए ल्यू का मतलब क्या होता है, आपने परक्विजिट सुने होंगे। सैलरी के चैप्टर में हम परक्विजिट्स की बात करते हैं, जहां पर आपको कुछ एक पर्क्स दिए जाते हैं, कुछ एक बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। वो बेनिफिट्स क्या है? क्या वो आपके कैश के फॉर्म में है? मतलब जब आपको क्या किए जाते हैं कि कुछ अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपको बोलते हैं इन ल्यू ऑफ, उसके अगेंस्ट आपको कुछ और दे दिया गया। ओके, सब ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। ऑब्वियसली गाइस मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में ही बता दिया, 2 तरह के आपके बिजनेस होते हैं, एक होते हैं 1 नंबर का, एक होता है आपका 2 नंबर का। अब चाहे पैसा 1 नंबर वाले बिजनेस से आया हो, चाहे 2 नंबर वाले बिजनेस से आया हो, पैसा तो पैसा ही है, इनकम तो इनकम ही कहलाएगी, फिर वो चाहे लीगल है या इलीगल है। इनकम टैक्स ऑफिसर को तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुकी कि वो तो जस्ट आएंगे और बोलेंगे हाँ जी आपकी इतनी इनकम है, हाँ है इनकम, आपने यहाँ से कमाई थी तो आपको इस पर टैक्स देना ही देना पड़ेगा। क्लियर? सो गाइज ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रुप वाले हैं उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बट मैं ये क्वेश्चन लेकर आई क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिटेल बतानी थी इसके बारे में, दैट्स वाई। सो बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय एंट्री डैश ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 of the Constitution of India to levy tax on income other than agriculture income। सो बताइए कौन सी एंट्री होती है, 84, 82, 81 या 84? ये अगेन 84, 84 2 टाइम्स है। शानू लीगल नहीं होगा, लीगल और इलीगल दोनों होंगे यहाँ पर।
यस संदीप, आई नो ए और डी दो ऑप्शन है, वहां पर आप 83 कर लेना ऑप्शन डी में। यस राइट, कामिनी, अजय दुबे, सारिका, पूजा, श्वेता। अभी इसके साथ साथ मैं बहुत क्वेश्चंस पूछूंगी इसी क्वेश्चन के अंदर, फिर देखते हैं। ओके, अभी बाकियों को आंसर करने दीजिए जो कि न्यू है, लाइक आफ्ताब, संदीप, जो मेरे ग्रुप में नहीं है। सो बताइए आप लोग आंसर। श्रानु, आंसर कीजिए गाइस इस क्वेश्चन का कि कौन सी एंट्री है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है यूनियन लिस्ट के अंदर शेड्यूल 7 में। ओके, संदीप भी बोल रहे हैं ऑप्शन बी। यस गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल है? बताइए जल्दी से, जिस जिसको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल है। श्रानु बोल रहे हैं 84। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल, कामिनी मैं आर्टिकल पूछ रही हूँ, मैं आपसे लिस्ट नहीं पूछ रही। मैं पूछ रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने आर्टिकल है। नो नो डियर, सॉरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी नहीं। वेंकटेश बोल रहे हैं 84। चलो सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल है और 448 आर्टिकल जो है उसको अलग अलग जो है लिस्ट में डिवाइड किया गया। उसके 7th शेड्यूल के अंदर जो है आर्टिकल के 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट के बारे में डिफाइन किया गया, जो कि कौन कौन सी है आपकी, बताओ जल्दी से। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो आपकी यूनियन लिस्ट है वहाँ पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, जो आपकी स्टेट लिस्ट है वहाँ पर आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं, जब लाइक आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर है। और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है वहाँ पर आपकी सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाती है, दोनों के पास पावर है। तो गाइज जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसके अंदर टोटल 100 जो है वो केसेस है, 100 केसेस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। यूनियन लिस्ट की ही एंट्री नंबर 82 जो है वो आपको बताती है कि उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो क्या करे, टैक्स के इनकम के ऊपर टैक्स लगाए, लेकिन एग्रीकल्चर को छोड़कर। एग्रीकल्चर को किस लिए छोड़ना है बताओ? एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते? आपकी जो ये 82 एंट्री है वो एग्रीकल्चर के बारे में क्यों नहीं बताती? ओके, सही, अजय ने सही बताया 448, आफ्ताब 448, वेरी गुड। देखो एग्रीकल्चर इनकम आपकी क्या है, एग्जम्प्ट है। सबको पता है एग्रीकल्चर इनकम आपकी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम ही एग्जम्प्ट है, वैसे एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर जो है इसके बारे में डिफाइन किया गया है। आपकी जो स्टेट लिस्ट है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम को डील करती है, बट इट इज़ क्या है, ये एग्जम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम। सो इसीलिए ओनली 82 एंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम के टैक्स की बात की जाती है। सो क्लियर टू एवरीवन? संदीप ये कॉमर्स के PYQ, ओके PYQs, यस बिल्कुल करवाऊंगी मैं।
यस यस अजय, वो हमारा आगे का टॉपिक आ जाता है कि अगर एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर आ जाती है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो हमारा अलग टॉपिक होगा। चलो ये बताओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब फोर्स में आया? हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो फोर्स में कब आया, कब लाया गया फोर्स में? 1 अप्रैल 1962, 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1961 या फिर नन ऑफ द अबव? यस अजय, वो हमारा पूरा एक चैप्टर बन जाता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, तो जब हम उसकी डिस्कशन करेंगे तब हम ये सब देखेंगे कि और एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है, वो चीज़ें भी हम जो है अलग चैप्टर में देखेंगे। ओके ओके, सब बोल रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑल आर इंटेलिजेंट हेयर। यस गाइस, 1 अप्रैल 1962 जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, आई थिंक आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं और कल फिर हम नए नए एमसीक्यूज के साथ आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है? सो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर जाना मेरी क्लास में, और अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, और साथ में सब्सक्राइब आपने तो कर ही लिया होगा सबने। ओके, सो मिलते हैं आपसे फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी, वही 3:30 पर। यस यस अजय, आपका इनकम टैक्स फेवरेट है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच संदीप। यस पूजा, और ये अभी सारे एमसीक्यूज ऐसे आने वाले हैं कि आपको लगेगा कि यस मैम मज़ा आ गया आपके एमसीक्यूज करके। ओके गाइस, अब कल मिलेंगे हम सेम टाइमिंग पर नए हमारी यूनिट के साथ, या फिर हम इसी की कराएंगे जैसे भी। तो करें हमारी क्लास को एंड। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।